कि किसानों की हर मांग को मान्यता दे, उनकी बात सुने, उनकी मांगे पूरी करे, वरना ये जो आंदोलन है ये सैलाब में तब्दील हो जाएगा और ये सैलाब बनते हुए इसको वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा। कि अपना गन्ना ट्रैक्टर में भर के अपनी मेहनत से उसको छील के उसको अपने ट्रैक्टर से ले जाके सेंटर पे जाके उछाल देगा और उसको ये पता नहीं पैसा कम मिलेगा। किसान गन्ना डाल रहा है अपना, लेकिन उसको रेट नहीं पता क्या मिलेगा। क्या पता है उसको रेट? पेमेंट नहीं पता कब मिलेगा, रेट नहीं पता किस रेट गन्ना डल रहा है, पर गन्ना डल रहा है। किसान की मजबूरी है, डालेगा, क्या करेगा, आग थोड़ी ना लगा देगा। अगर मैं किसान हूँ, मेरे पास जैकवार है, तो सरकार ने मुझे थोड़ी दी है वो मैंने अगर लोन पे ली है या नगद ली है तो अपने आप ली है, उसका अपने पैसे से ली है। अगर उसके पास मैंने फाइनेंस कराया तो उसका पैसा तो मैं ही दूंगा, सरकार थोड़ी देगी। नमस्कार, दी कंटेंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं उस्मा खान। आपको बता दें कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर 1 महीने से ज़्यादा प्रदर्शन करते हुए किसानों को हो चुका है और यहाँ जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कल उनकी बातचीत एक बार फिर होने जा रही है केंद्र सरकार के साथ। इस बार डिफरेंस ये है कि किसानों ने अपनी तरफ से खुद पहल की है, सरकार से बातचीत की। इससे पहले जितनी बार भी वार्ताएँ आयोजित की गई, हमेशा सरकार ने किसानों को बातचीत करने के लिए बुलाया था। संयुक्त मोर्चा कल एक बार बातचीत करेगा, लेकिन यहाँ पर एक खास मेहमान है जो हमारे साथ आज बातचीत करेंगे और किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिनका ताल्लुक है बॉलीवुड से। आपका नाम है रणधीर चौधरी, आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रणधीर चौधरी है और मैंने आकाशवाणी फिल्म में काम किया है कार्तिक आर्यन के साथ, जो लवरंजन जी ने डायरेक्ट की थी। उसके बाद आनंद कुमार जी के साथ मैंने काम किया है, बालाजी टेलीफिल्म्स में काम किया है। तो ये तो मेरे काम की बात होगी, लेकिन जो सच में आज के काम की बात है उस विषय पे आते हैं। यहाँ पे जो भी चल रहा है वो सच में सराहनीय है। उसकी सराहना हम सबको करनी चाहिए, पूरे देश को करनी चाहिए और पूरे देश को उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक पार्टी की, किसी एक आदमी की, किसी एक धर्म की या किसी की बात नहीं है। ये अन्नदाता की बात है। इफ़ देयर इज़ अ फार्मर देयर इज़ अ फूड। मैंने बैनर भी देखे एंड आई लव दैट। उसके बाद ये जो 1 महीने पहले, सवा महीने पहले क्रांति शुरू हुई है, ये आंदोलन में तब्दील हुई है और मेरी विनम्र निवेदन है मेरा सरकार से कि किसानों की हर मांग को मान्यता दे, उनकी बात सुने, उनकी मांगे पूरी करे, वरना ये जो आंदोलन है ये सैलाब में तब्दील हो जाएगा और ये सैलाब बनते हुए इसको वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार लोगों का सैलाब हुजूम उमड़ रहा है, देश के अलग अलग प्रांतों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से, जनपदों से, पंचायतों से किसान यहाँ आ रहे हैं केंद्र सरकार के समक्ष अपनी अपेक्षाएं लेकर के। उनकी वो आशा कर रहे हैं कल की बातचीत बेनतीजा साबित नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ खास मेहमान हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं कि फार्मर है तो खाना है और खाना है तो ये ज़िंदगी है। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले 4 महीनों से ये किसान, इनके परिवार, इनके बच्चे सभी मुश्किलों में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आज हम भी इनका साथ दें और इस बातचीत के माध्यम से क्या कल होने वाला है, इनकी क्या क्या अपेक्षा है, जानने का एक प्रयास कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से किसान लगातार बातचीत का प्रयास कर रहा है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, अभी तक गुस्सा बाहर नहीं आया है, कहीं ना कहीं सीटी स्टीम बन रही है और वो सीटी के ज़रिए माध्यम से निकल रही है। तो कुकर में कब तक ये स्टीम इसी तरह से बनती रहेगी और सरकार इसको नज़रअंदाज करती रहेगी? देखिए क्या है ना, कुकर और स्टीम की बात किसान की समझ से तो बाहर है ना। तो किसान कुकर में पकने वाली खिचड़ी है, खिचड़ी तो ये सरकार ने बना दिया है, क्योंकि सरकार के लिए ये वक्त लेने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि सीधी मेरा ख्याल से 3 मांगे हैं कि आप एमएसपी हैव टू बी देयर, मंडी सिस्टम हैव टू बी देयर एंड वी डोंट वांट एनी इंडस्ट्रियलिस्ट्स और पूंजीपति ऑन आवर लैंड्स, दैट्स इट। उससे ज़्यादा और उससे कम कुछ चाहिए नहीं। तो खिचड़ी आप कितनी देर भी पकाएं, वो सरकार की बात है, किसानों की बात नहीं है। लेकिन जब तक ये तीनों मांगे पूरी नहीं हो जाती कि एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, मंडी सिस्टम वैसे का वैसा नहीं रहता, पूंजीपति हमारी ज़मीन पे ना आए। हमारी ज़मीन है, किसानों की ज़मीन है, वो किसानों के हाथ में रहे, वो उस पर चाहे गन्ना उगाए, चाहे उस पर गेहूँ उगाए, चाहे वो उस पर अदरक उगाए। हमें कोई नहीं चाहिए वहाँ पे, कोई लालच, कोई लोभ, कुछ नहीं चाहिए।
सारी ही राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं कि कभी तो पक्ष में आती हैं, कभी विपक्ष में चली जाती हैं। थाली के बैंगन जैसी हालत है सारे ही नेताओं की। अब देश का नेतृत्व आखिर किन हाथों में होना चाहिए? क्या मोदी सही में एक सही नेता हैं? देखिए, मोदी जी के बारे में पर्सनली मैं कोई कमेंट उस पर नहीं करूंगा, लेकिन आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया है कि थाली के बैंगन, तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज अगर ये कुछ बोल रहे हैं, कल टेबल पे बैठ के हंसते भी होंगे, पार्टी भी करते होंगे, मिलते भी होंगे, जहाँ तक मुझको उम्मीद है, अगर मैं सही हूँ तो किसी का कोई भरोसा नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, और ना ही किसी की बात पे कोई विश्वास है। सीधे सीधे मुद्दे हैं, सीधी सीधी बात है, इसमें घुमाने की, फिराने की, उलझाने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन सरकार इस आंदोलन को और लोगों को, किसानों को उलझाए रखी है अब तक। अच्छा, गाँव में और शहर में जो प्रणालियाँ होती हैं उसमें अंतर होता है। अंतर यहाँ भी होना चाहिए था और ज़रूरी भी था। कानून और जो तकिए का गिलाफ होता है उसमें अंतर होता है। यहाँ पर सरकार ने कानून ऐसे बनाया जैसे पुराने कपड़े को उठाएं और फटाफट आनन फानन में एक तकिए का गिलाफ बनाया और आपने तकिए को ढक दिया। तो शहरीकरण की जब बात है, शहरों में आपके पास व्यवस्था है, डिजिटल प्रणाली है, आपने जो भी देखा उसी पर आपने उसी ढर्रे के ऊपर अगला कदम बढ़ा दिया। लेकिन धरातल पर गाँवों में जो एक किसान की ज़िंदगी है, जो किसानों को के बच्चों के लिए आपने स्कूल बनाए, जो आपने स्वास्थ्य केंद्र बनाए, जो बाज़ार मंडियां बनाई, उनकी हकीकत क्या है? क्या कभी सरकार ने उसको देखा? क्या इस पर जनता की आपत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देख, क्या है, मैं गांव से ताल्लुकात रखता हूं, किसान का बेटा हूं मैं, मुंबई में भले ही रहता हूं, वो अलग बात है, लेकिन मैंने हकीकत को देखा है, हकीकत को मैंने जिया है। आज किसान, अगर मैं आज की बात करूं, कोरोना काल में मैं 1 साल से अपने घर पर हूं, गांव में हूं, और वहीं से काम करने के लिए चला जाता हूं जब भी कोई कॉल आता है। तो अगर मैं आज की स्थिति की बात करूं तो किसान गन्ना डाल रहा है अपना, लेकिन उसको रेट नहीं पता क्या मिलेगा। क्या पता है उसको? रेट पेमेंट नहीं पता कब मिलेगा, रेट नहीं पता किस रेट गन्ना डल रहा है, पर गन्ना डल रहा है। किसान की मजबूरी है, डालेगा, क्या करेगा, आग थोड़ी ना लगा देगा। पूरी तरह से देना पड़ रहा है किसान, पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया जा रहा है। तो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर करने पर किसानों का सवाल, क्या ये गलत है? क्या आपको लगता है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्या एसडीएम, क्या सही प्लेटफॉर्म है किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए? इसमें एक चीज़ हम कहना चाहते हैं आपसे कि आप फास्ट टैग लगाते हैं गाड़ी पे, तो पहले पेमेंट करके लगाएंगे या बिना पेमेंट के लग जाएगा आपका? आप पेट्रोल भराने, डीजल जाते हैं भराने के लिए गाड़ी में, तो आपका ट्रैक्टर में डीजल या गाड़ी में डीजल ऐसे ही भर जाएगा या बिना पैसे भरेगा? एक किसान ऐसा आदमी है, किसान ऐसा व्यक्ति है अन्नदाता, कि अपना गन्ना ट्रैक्टर में भर के अपनी मेहनत से उसको छील के उसको अपने ट्रैक्टर से ले जाके सेंटर पे जाके उछाल देगा, और उसको ये पता नहीं पैसा कब मिलेगा, क्या भाव मिलेगा। बताइए, इस देश की विडंबना ये है कि जो अपना माल बेचने जा रहा है उसको ये नहीं पता कि उसका वो पैसा कब मिलेगा और किस रेट का मिलेगा। डीजल है, आप जाइए वहाँ लगा मिलेगा आपको कितने रुपये बढ़ रहा, कितने रुपये मिल रहा, कितना घट रहा। पर किसान की कोई भी चीज़ का, जैसे गन्ना है, भाई हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे गन्ने की पैदावार बहुत होती है, और मैं गन्ना समिति का चेयरमैन हूँ धनौरा का। हमारे यहाँ गन्ने का पूरा रहता है। अभी पिछले साल का पेमेंट अभी गन्ने का हमें नहीं मिल पाया। अगले साल गन्ना गिरना शुरू हो गया। अगर गन्ना हम लोग नहीं गिरेंगे तो खेत में खड़ा रख नहीं सकते। भाई क्यों, हमें उसको गन्ने को गिरने के बाद गेहूँ भी बोनी है, भाई देश को गेहूँ भी, अनाज भी उत्पन्न करके हमें देना है पूरा। पर गन्ने का भी हमें ये पता नहीं है कि हमारा पिछला पेमेंट कब तक मिलेगा और आने वाले का क्या रेट होगा, उसका पेमेंट कब तक मिलेगा। तो बहुत सारी समस्याओं के साथ यहाँ बात हो रही है किसानों के, उनके अपने असल मुद्दों पर। और यहाँ पर जिस तरह से राजनीति एक नया मोड़ ले रही है और राजनीति के इतिहास में एक और नया पन्ना जुड़ने जा रहा है, इसमें किसानों की अपनी समस्याएं अद्वितीय हैं, अनंत हैं। इनको नकारा नहीं जा सकता, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड सिटी बननी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में एक नई ही फिल्म और एक नई ही कहानी की पटकथा तैयार हो चुकी है। देखना ये होगा कि केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा दल की ये बातचीत अब कौन सा नया रंग लेकर के आएगी। क्या इस बार भी ये बातचीत बेनतीजा साबित होगी या फिर किसान खुशहाल अपने घर वापस लौटेंगे? एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन हमारा चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे चल रहा है, इसमें जो किसान हमारे लोग आते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि साहब अच्छी लग्जरी गाड़ियों में आ रहे हैं। अगर मैं किसान हूँ, मेरे पास जैकवार है, तो सरकार ने मुझे थोड़ी दी है वो मैंने अगर लोन पे ली है या नगद ली है तो अपने आप ली है, उसका अपने पैसे से ली है। अगर उसके पास मैंने फाइनेंस कराया तो उसका पैसा तो मैं ही दूंगा, सरकार थोड़ी देगी।
तो ये कहते हैं कि साहब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं। भाई बड़े बड़े लोग नहीं है, बड़े नहीं, ये सब किसान हैं। किसान के पास भी हर चीज़ है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी किसान के पास है, बड़े बड़े ट्रैक्टर भी किसान के पास हैं, और हो सकता है कि 2 हमारे किसान हैं जिनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं अपने। पर वो किसान जो अपना कोई भी साधन ले रहा है मार्केट से, तो उसका पैसा तो किसान ही देगा, सरकार थोड़ी भर देगी उसको। ये कोई राजनीतिक पार्टी भर देगी? बताओ आप। भाई इस किसान को कहते हैं कि साहब किसान मॉडिफाई हो गया। भाई किसान तो मॉडिफाई होगा ही। आप कहते हो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं आप, भाई डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन यह सही शब्द नहीं है, यहाँ अपग्रेड हुआ है। यस, अब किसान का भी अपग्रेडेशन हुआ है। मॉडिफिकेशन तो सरकार कर रही है, बाजार का और कृषि का। भाई देखिए सरकार का तो ये है, सरकार तो ये चाहती है कि किसान को कुछ ना मिले, ना वो बड़ी गाड़ी में चले, ना बड़े घोड़े पे चले, वो अपने घर जितना है उतना वहीं पे वहीं रहे। और आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ, जब से जो भी सरकार यहाँ रही, उसका ये कहना, ये रहा सोचना कि किसान नीचे ही रहे, किसान को दबा के रखेंगे। हर सरकार अलग रही है। यहाँ मैं आपके साथ थोड़ा सा मेरा जो विचार है वो अलग है, क्योंकि हर सरकार अलग रही है। हर बार एक ही तरह से सरकार ने कृषि को नहीं लिया है। अगर आरंभिक तौर पे आप देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह ने, जब देश आज़ाद भी नहीं था, तब अंग्रेजों से बिल पास कराए थे कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए। तो उस समय कपास की खेती होती थी, उस समय जूट की खेती होती थी, उस समय नील की खेती होती थी। तो बदलाव वहाँ से लाए गए ताकि धान किसान उगा सके। यहाँ पर जो क्राइसिस खाने का था, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब पूरे विश्व ने क्राइसिस देखा, तकलीफें देखी, समस्याएं देखी, तो वहाँ से बदलाव अलग अलग सरकारों ने अलग अलग ढंग से किया। तो इस समय पे अगर निरंकुशता या तानाशाही दिखाई दे रही है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये देखना होगा क्या किस हद तक सरकार अपनी जनता से, उसकी समस्याओं से, उसकी मांगों से, उसकी आशाओं से परे कब तक जा रही है। इसी ढर्रे पर आगे बढ़ते हुए एक बार और जानेंगे कि इनका क्या कहना है, और क्या यहाँ कोई अड़ती भी है, क्योंकि अड़तियों की बात सुनना भी बेहद ज़रूरी है। जो कल बात होने वाली है, हम लोग भी किसान सब ये चाहते हैं कि वो सार्थक बात हो जाए और सरकार हमारी बात मान ले, और सरकार मानने के बाद आश्वासन दे दे, जिससे कि आप जो हम लोग किसान यहाँ ठंड में अभी रुके हुए हैं, अपने घर छोड़ के पड़े हुए हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया हम लोगों को यहाँ, तो हम लोग भी अपने वापस घर जा सके अपने बच्चों के पास। आप भी आड़तियों के साथ में आपका कोई लेना देना, बीच में मीडिएशन का कोई काम है? सब नहीं, मेरा कोई काम नहीं है। मैं किसान हूँ, उसके साथ साथ मैं गन्ना समिति का चेयरमैन भी हूँ। देखिए 1925 रुपए हमारा MSP। किस तरह के मामले, अब गन्ना समिति के अगर मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, क्या अध्यक्ष हैं गन्ना समिति के? तो आप हैं गन्ना समिति के अध्यक्ष। आपका नाम? मेरा नाम अशोक चौधरी है, मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का रहने वाला हूं और गन्ना समिति धनौरा का चेयरमैन हूं। तो जिस तरह से आपके यहाँ मामले आते होंगे आड़तियों को लेकर के, किसानों की अपनी समस्याओं को लेकर के, किस तरह निपटारा होता है, किस तरह से उसका पंजीकरण होता है? देखिए हमारे यहाँ जो मामले आते हैं वो सब ऐसे मामले होते हैं कि भाई किसान अपना सामान लेके जाता है, अब सरकार ने गन्ने का रेट तय कर दिया, उसको नगद पेमेंट मिल नहीं रहा, तो फिर वो जाता लेके कोल्हू क्रेशर के पास, तो वहाँ 200 रुपये 150 रुपये उसका गन्ना खरीदा जाता है, जबकि 150-200 रुपये के अंदर लागत भी नहीं आती। जबकि सरकार को चाहिए कि पूरा एक रेट निर्धारित करके उसको कोल्हू क्रेशर के ऊपर भी उसका पूरा रेट वो रखेगी सरकार। तो इसका निस्तारण किस तरह किया जा सकता है? देखिए सरकार चाहे तो सारा निस्तारण कर सकती है। जब एक बताइए शुगर फैक्ट्री हमारा गन्ना 320 रुपये ले रही, 25 रुपये ले रही है, तो क्या जो क्रेशर हैं उनको भी इतना लेना चाहिए? उसको डिफरेंस करने से क्या मतलब भाई? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमने देखा है अपने यहाँ, भाई किसान को आपने कोई, हमारे यहाँ जो हमारी शुगर फैक्ट्री है वो भी थोड़ा काम करती है, उसने किसान को आलू दे दिया, आलू का बीज दे दिया, उन्होंने कहा कि आप आलू का बीज उगाइए, और उसके बाद जब आलू पैदावार हुआ तो उन्होंने कहा कि आलू अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये घटिया है, तो किसान का उन्होंने खरीदा नहीं, तो भाई ग्रेडिंग कर दी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही होगा, फिर ग्रेडिंग हो जाएगी, भाई फसल हम अच्छी उगाएंगे, वो कहेंगे नहीं साहब तुम्हारी ये खराब है, तुम्हारी ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, फिर अपने मनमर्जी पे वो पैसा ले देंगे किसान को। और उसके बाद भी कुछ उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर उनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, इफ देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग विद फार्मर्स, देन दे हैव नो चॉइस, दे हैव नो प्लेटफॉर्म टू गो देयर, जहाँ पे वो अपनी बात रख सकें, किसी से शिकायत कर सकें। वो भी छीन लिया है कि आप बस भाई DM तक जा सकते हैं और बस उसके आगे SDM तक जा सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा, बात तो ये हो रही है कि DM SDM तक आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जब SDM DM वही होटलों में मिलते हैं, वही अपनी जो नौकरी है, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसके साथ निष्पक्ष नहीं है, तो आखिर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होकर के किसानों की शिकायतें कैसे सुनेगी? किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता।